हेलो फ्रेंड्स, मैं केवी टीचर और आज आपको इस वीडियो में मैं जैसे कि आपको पता है अभी पीआरटी के इंटरव्यूज़ पेंडिंग है, तो बहुत जल्दी आपको पीआरटी के इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कैसे आपको डेमो टीचिंग देनी है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जब जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर आपको डेमो टीचिंग करवाते हैं। तो डेमो टीचिंग के लिए आपको किस तरीके से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, क्या क्या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं वहाँ पर अगर हम क्लास 5 के टॉपिक्स देखें, जैसे कुछ मेन जैसे मैथ्स में जैसे ईवीएस में थीम्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, शेल्टर हो गया, इन्हीं से रिलेटेड आपसे डेमो टीचिंग दी जाती है। ऐसे ही मैथ्स में कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका शेप्स हो गया, एंगल्स हो गए, स्मार्ट चार्ट हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर हो गया। तो इस टाइप के टॉपिक्स ही आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे सो दैट आपकी जो डेमो टीचिंग है वो और इफेक्टिव हो पाएगी और आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे कि आपको अपनी डेमो टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाना है, कैसे कैसे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछने हैं और आप क्या क्या टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो आइए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जैसे कि मैथ्स के टॉपिक्स लेंगे हम। जैसे फर्स्ट टॉपिक लिया हमने शेप्स एंड एंगल। ये क्लास 5 में भी है, 4 में भी है, 3 में भी है। प्राइमरी में सारे टॉपिक सेम रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनका लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, शेप्स एंड एंगल्स। अब मान लो आपको इंटरव्यूअर ने ये वाला टॉपिक दे दिया कि सर आप ये पढ़ेंगे शेप्स एंड एंगल, तो आप अपने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अब डायरेक्ट जाके तो आप स्क्वायर पढ़ाने नहीं लगेंगे कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वो तो छोटे बच्चे हैं, आपको उनको सारी चीज़ें बतानी है। आपको उनकी जो अपनी टीचिंग है वो बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उनकी जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेट करना है। तो शेप्स पढ़ाना तो बहुत आसान होता है। आप बच्चों से जैसे मान लो सर्कल पढ़ा रहे हैं, सर्कल उनको आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि बच्चों बताइए आप अपनी लाइफ में राउंड चीज़ें या सर्कुलर चीज़ें कौन कौन सी देखते हैं। तो वो बच्चे आराम से बताएंगे, जैसे कि बैंगल हो गया, चूड़ी हो गई, ठीक है ना, बैंगल हो गया, रिंग हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों की शेप क्या होती है? सर्कल होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप मान लो दूसरी शेप पढ़ा रहे हैं, आप ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, तो आपने ट्राइंगल के बारे में पूछा कि ट्राइंगुलर शेप्स की क्या क्या शेप्स होती हैं जो ट्राइंगल शेप्स में होती है। तो बच्चे बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये होता है, पार्क होते हैं, कुछ ट्राइंगल पार्क होते हैं ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है। और आप इन शेप्स को बच्चों से मैच स्टिक की हेल्प से बनवा भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो वेरियस शेप्स हो गई। और शेप जैसे स्क्वायर हो गया हमारा, थर्ड स्क्वायर, तो आप इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि ये वाली शेप आपने कहाँ देखी है। आप क्लासरूम में ही बच्चे को खड़ा करके उससे रिकॉग्नाइज करा सकते हैं ये वाली शेप की, इस तरह की शेप आपने कहाँ देखी है। तो बच्चा बताएगा कि ये शेप है। आपने देखा वो जो क्लासरूम्स में मोस्टली कहीं भी आपको ये शेप्स दिख जाएगी। 4th नंबर पे जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल आपका जो डस्टर होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, ये सारे रेक्टेंगुलर शेप्स में ही होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बुक हो गई, ये सारी हमारी रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। तो शेप्स तो बहुत इजी हो जाता है। तो बच्चों से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ के अपना थोड़ा कम उसमें पार्ट करना है, बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इस तरह की आपकी टीचिंग होनी चाहिए। तो ये एक हमारा टॉपिक रहा जैसे कि शेप्स। तो इसमें हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा और हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि ये शेप्स उन्होंने कहाँ देखी हैं, ठीक है ना। और इनको आप बनवा भी सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल है, मैच स्टिक की हेल्प से, ठीक है। अब इन शेप से ही रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक होता है एंगल। अब आपको एंगल्स भी उसमें बताने पड़ेंगे कि जैसे कि स्क्वायर में ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ठीक है। ट्राइंगल में ये कितने डिग्री का एंगल होता है। तो ये अब आपको एंगल्स बताने हैं। तो एंगल्स आप कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? ये आप सबसे आपका आसान है, अपने हैंड को यूज़ करते हुए आप एंगल्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको हटाते हैं, जैसे कि आपका ये हाथ हो गया। अब आपने अगर ऐसे कर दिया तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? तो बच्चे बताएंगे ये वाला कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर आपने इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है?
अभी ये लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 कितना, कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। अगर आपने इसको, ये 90 हो गया आपका और ये थोड़ा सा ऐसे किया, अब आप पूछ सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है, तो ये मोर देन 90 है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप आसानी से बाय यूजिंग योर हैंड यू कैन टीच द डिफरेंट एंगल्स, ठीक है ना। 3 तरह के क्लास 5 तक एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो आप अपने हैंड को यूज़ करते हुए, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हुए उनको बता सकते हैं। जैसे कि एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ये क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके का जो एंगल होता है आप अपने हाथ से भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आप बच्चों से बनवा सकते हैं कि आप बनाइए राइट एंगल। तो राइट एंगल हैंड को यूज़ ना करते हुए लेग से बनाएंगे। तो लेग जो हमारा होता है, थाइज और नीज का जो एंगल होता है यहाँ पर भी 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से भी बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल भी आप बना सकते हैं और आप अपनी क्लास में ही ये सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। जैसे कि डोर होती है, डोर के जो ये कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बच्चों को खुद ही उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ 90 डिग्री का एंगल क्लासरूम में है, ठीक है। तो इससे आपकी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, इस तरीके का। तो ये कहाँ कहाँ पर क्लासरूम में है, इस तरीके का आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसके बाद शेप्स, अगर आपको दे दिया गया टॉपिक शेप्स पढ़ाइए तो शेप से भी रिलेटेड आप इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एंगल से भी रिलेटेड। अभी एंगल्स को आप क्लासरूम में बेसिकली क्लॉक तो होती है सारी क्लासेस में, है ना। तो आप जो क्लासरूम में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए आप वहाँ से जो भी आपको सामान मिल रहा है आप उन सामान को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही क्लॉक रहती है, तो आप वो क्लॉक ले सकते हैं। उसमें एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है, तो उनका यूज़ करते हुए भी क्लासरूम में आप एज ए इसको टीचिंग मटेरियल TLM इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से बच्चों को आप एंगल्स पढ़ा सकते हैं ना। तो और शेप्स में भी आप पूछ सकते हैं कि क्लास में सर्कुलर शेप्स वाले फिगर्स कौन से हैं। तो इस तरीके से आपको जो क्लासरूम में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ करना है, तो इससे एक बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। तो मिनट हैंड ये हो गया आपका मिनट हैंड और ये हो गया आपका आवर हैंड। मिनट हैंड और आवर हैंड को भी यूज़ करते हुए आप सारे एंगल्स बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारा टॉपिक हुआ शेप्स एंड एंगल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर। आइए तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, एरिया और पेरीमीटर को क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले बनाया था और वो डाला भी हुआ है, वो भी देख सकते हैं। अब जैसे कि एरिया और पेरीमीटर जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो बच्चे को थोड़ी सी आप उसकी प्रायर नॉलेज, उसके पास अपनी एक नॉलेज होती है, वो चेक करेंगे कि बच्चे को एरिया का कंसेप्ट पता है, पेरीमीटर का कंसेप्ट पता है या नहीं, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कैसे पढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो आपके पास डस्टर है वहाँ पर क्लासरूम में, या सारे बच्चे कॉपी और बॉक्स तो लेके ही आते हैं, तो आप बच्चों से पेरीमीटर निकलवा सकते हैं। अब पहले तो आप पेरीमीटर समझाएंगे कि पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि मान लो ये एक फिगर है हमारा, ठीक है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पहले आप पूछिए किस तरह की शेप है, तो बच्चे बोलेंगे ये एक रेक्टेंगल शेप है सर। तो ये इसकी जो लंबी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये इसकी शॉर्टर साइड को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ये एक L हो गया प्लस B, ये वाली की अपोजिट साइड भी L हो जाएगी और ये भी B हो जाएगा। तो ये L प्लस B, तो इसमें देखें 2L हो गए 2B हो गए, तो ये हो गया 2L प्लस 2B, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B, इसका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अभी आप बच्चों से देख सकते हैं कि उनको आया या नहीं। अभी आप सब बच्चों के पास अपने पेंसिल बॉक्स है, मैथ्स की बुक है, कॉपी है, तो आप किसी भी चीज़ का आप बच्चों से बोलेंगे कि अपना पेरीमीटर निकाल के दिखाइए, तो बच्चे फिर अपनी स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, अपने बॉक्स का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, और आप एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर भी बुला के करवा सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, जिसमें आप पेरीमीटर निकालना सिखा रहे हैं बच्चों को। तो पेरीमीटर की तो बात यहाँ पर हो गई। और आप पेरीमीटर थ्रेड से भी सिखा सकते हैं। जैसे कि थ्रेड से कैसे, मान लो आपके पास थ्रेड है, तो आपने क्या किया, उस थ्रेड को यहाँ पर लगाया, इसकी पेरीफेरी पे, मतलब इसकी बाउंड्री में वो थ्रेड लगाया इस तरीके से ये चारों तरफ इसकी फेंसिंग कर दी। फिर उस थ्रेड को आपने स्केल की हेल्प से क्या कर दिया, मेजर कर दिया। ठीक है, ये आपका स्केल है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपने उसको मेजर कर दिया। तो जितना भी उस थ्रेड की लेंथ आएगी वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, पेरीमीटर की डेफिनेशन यहाँ से या डेफिनेशन निकलती है कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। जो भी आपको गिवन फिगर दे रखा है, ध्यान रखेंगे फिगर हमारा क्लोज्ड फिगर रहेगा। ठीक है, क्लोज्ड फिगर्स के लिए भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसकी जो साइड्स का सम होगा वही इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अभी हमें इसका एरिया निकालने के लिए अगर बोला जाए, ठीक है, पेरीमीटर अगर आपको पूछा जाए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो 3rd, 4th, 5 तीनों क्लासेस में होते हैं, और मोस्टली यही टॉपिक्स है जो इंटरव्यूअर होता है वो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पेरीमीटर निकालने का मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। डायरेक्ट वहाँ जाके खुद ही नहीं करना, थोड़ा बच्चों को इन्वॉल्व करना है, पहले थोड़ा सा बच्चों को बताना है, सिखाना है, फिर उनसे एक एक्टिविटी करानी है, सिंपल है। अभी एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो एरिया के लिए थोड़ा सा बच्चों की नॉलेज को चेक करेंगे, बच्चों को थोड़ा सा आइडिया है या नहीं है। ठीक है, मान लो कोई भी आपने एक शेप ले ली है, किसी भी शेप का आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने पेज में एक लीफ बनवा के कटाई। ठीक है, ये लीफ है हमारी, ये आपने पेज में बनवाई है, बच्चों से इसका एरिया निकलवाना है। इसका एरिया क्या होगा, तो अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने मान लो एक स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं आपके पास। ठीक है ना, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर बॉक्स है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, तो इससे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ गया। अभी हमें इस लीफ का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर्स को पुट करेंगे और फिर जितने भी स्क्वायर्स आएंगे उनको काउंट कर लेंगे इस तरीके से। जितने भी स्क्वायर आएंगे, मान लो इसमें स्क्वायर आए 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस लीफ का एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से समझा के आप बच्चों से डिफरेंट शेप्स का एरिया निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप एरिया को भी बच्चों को या क्लास में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एरिया जो होता है वो होता है सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये इसका सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने कितना सरफेस कवर कर रखा है वो इसका एरिया हो गया, इसके अंदर वाला। तो ये हमने बताया कि ये इस एक्टिविटी से निकाला 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया, एंड अर्लियर आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी गिवन फिगर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और बाय एडिंग द sides of the outside figure of the given figure. Okay, so these are the two topics. Now we come to the next topic. और जो मैथ्स में टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पार्ट्स एंड होल्स पूछा जाता है, ये भी जैसे कि फ्रैक्शन बहुत बार प्राइमरी का पूछा जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सर प्लीज कैन यू टीच द टॉपिक फ्रैक्शन, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक फ्रैक्शन इन द क्लास। ठीक है ना, फ्रैक्शन टॉपिक आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कि मान लो एक चॉकलेट है, आपने डेयरी मिल्क खाई होगी, तो उसमें भी आपने देखा होगा इस तरीके से बच्चों को क्लास में आप पूछ सकते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे उसमें क्यूब्स बने होते हैं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें टोटल
क्यूब्स कितने दिख रहे हैं आपको, ये आप बोर्ड पर बना सकते हैं। तो इसमें टोटल हो गए 8। मान लो आपने राहुल को दे दिए, इसमें से 3 क्यूब्स निकाल के दे दिए, तो राहुल को कितना फ्रैक्शन दे दिया, तो जितना दिया वो ऊपर हो जाएगा। तो इस चॉकलेट का उसको कितना पार्ट दे दिया, 3/8 पार्ट दे दिया आपने। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आप उससे पूछ सकते हो कि अब उसके पास कितना बचा, तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए एक, या तो हम जैसे हमने 3 दे दिए, तो देख लीजिए कितने बचे, 5 बचे। टोटल पार्ट कितने थे, 8। या हमेशा जो हमारा होल होता है वो 1 होता है, जैसे कि 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे 3/8 को, तो इससे भी आपका कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ऐसे आप फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और फ्रैक्शंस को और जैसे कि आप और किस टाइप का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फ्लैग हो गया, इंडियन फ्लैग सबने देखा होता है, उसमें कितने कलर होते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 कलर होते हैं, तो आप पूछ सकते हो कि ऑरेंज का क्या कलर होगा, ग्रीन का क्या होगा। तो ग्रीन का कितना पार्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर का 1/3 हो जाएगा, ऑरेंज का भी क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से जो चीज़ें सबको पता है, जैसे कि फ्लैग हो गया, इंडियन फ्लैग हो गया, डेयरी मिल्क चॉकलेट हो गई, इनका यूज़ करते हुए आप पार्ट्स एंड होल्स को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आज मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, 5-6 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप और भी कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए इस तरह की वीडियोज़ के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।